स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो 6-6.5% की जो ग्रोथ रेट बार बार IMF हमारे बारे में बताता है कि भैया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है इंडिया। काफी अच्छा लगता है ना सुन के कि हाँ यार बहुत बढ़िया है, एक फेरी टेल लगता है कि हाँ यार हम तो विकसित भारत यहां पर 2047 तक हो जाएंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये अगर 6-6.5% तक की बात रही ना तो देखने में तो अच्छा लगेगा, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग भी हम यहां पर एंजॉय करते रहेंगे। बट द पॉइंट इज, ना हम उतनी जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, ना हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, और ना ही जो वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी आती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी रेवोल्यूशन में ग्रो करने की, जो कि करंटली AI के केस में देखने को मिल रही है, हम शायद उसे भी एक्सप्लॉइट ना कर पाए। बिकॉज ये 6-6.5% हमारे लिए कंफर्ट जोन यहां पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस कंफर्ट जोन को तोड़ने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे बाकी देशों ने ऑलरेडी किया है। बिकॉज हमारे टारगेट्स बड़े हैं, हम चाहते हैं 2047 तक विकसित भारत यहां पर बनना। बट उस केस में अगर इकोनॉमिक सर्वे को ही रेफर किया जाए, वो खुद कह रहे हैं कि भैया 8% से कम की ग्रोथ रेट में पॉसिबल नहीं है। देन व्हाई आर वी सेलिब्रेटिंग दिस 6.4 या 6.5% की ग्रोथ रेट? क्यों इस कंफर्ट जोन को हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमें तो कंसर्न होना चाहिए कि हमें तो विकसित भारत यहां पर बनना है, और 10 साल के लिए हमें 8% का ग्रोथ रेट यहां पर चाहिए ही चाहिए। अब आपके मन में एक पॉइंट आ सकता है कि जनाब, माने कि मैं ये ग्राफ तो आपको दिखा रहा हूं, तो बाकी देशों के भी तो ग्राफ देखूं, बाकियों में तो वैसे ही बहुत ज्यादा कम ग्रोथ रेट है। अरे भाई, हमें उनसे क्या लेना देना है? हमारे लिए कुछ ऐसे फेवरेबल फैक्टर्स हैं जो कि अभी प्रेजेंट हैं, बाद में शायद ना हो पाए, और उन फेवरेबल फैक्टर्स को अगर हमने करंटली एक्सप्लॉइट नहीं किया, उन्हें यूटिलाइज नहीं किया, तो शायद ये जितने भी विकसित भारत की कहानियां हैं, ये कहानियां बन के रह जाएंगी, फेरी टेल बन के रह जाएगा। सो इट इज वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, एक बहुत अर्जेंट नीड है करंटली कि हमें ये कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। और वो कंसर्न्स क्या हैं, आइए जानते हैं आज के सेशन में। एंड प्लीज लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे कंसर्न्स कहीं ना कहीं आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। एंड अगर इस पे कोलैबोरेटिव एफर्ट रहेगा कंपनीज का, सरकार का, सिटीजंस का, तो डेफिनेटली हम कुछ पॉजिटिव यहां पर अचीव कर पाएंगे। और जो पोटेंशियल करंटली हमारे पास है, हम शायद उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करते हुए वो डेवलप्ड इकोनॉमी के जो सपने हम यहां पर देख रहे हैं 2047 के, वो पूरे कर पाएंगे। और ये चीज ऑलरेडी हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना कर चुका है भैया। उन्होंने 1980 के बाद से जिस प्रकार की ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखा है, एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर फोकस रखा है, दे हैव बीन एबल टू डू इट। इसीलिए अभी करंटली ग्लोबल सप्लाई चेन में इतना अहम रोल उनके द्वारा निभाया जाता है। उन्होंने अपने इनोवेशन के ऊपर काम किया, अपने स्टार्टअप्स को फोकस किया, अपने MSMEs को पुश दिया। उसी वजह से एक ग्रोथ रेट यहां पर उन्होंने रिकॉर्ड करी है। आप खुद देख लीजिए, 1980 के बाद से मोस्टली आपको डबल डिजिट्स में देखने को मिलेगी। तो हमें भी तो वो डबल डिजिट्स टारगेट करने चाहिए ना। हम क्यों यहां पर ये सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के टैग को, इसका परचम वहां पर हिलाते रहते हैं? हमें इसके बियॉन्ड जाने की बहुत आवश्यकता है। हमें इसके बियॉन्ड अपने टारगेट्स के अराउंड अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क क्रिएट करने की बहुत आवश्यकता है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द एडवांटेजेस फैक्टर, सबसे बड़ा एडवांटेजेस फैक्टर है हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर। करंटली किसी भी देश में वहां की कंपनीज ही डिसाइड करती हैं कि किस प्रकार का इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। और सिंस इंडिया में हम यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं, तो हमारे देश की ग्रोथ बिना कंपनीज के पॉसिबल नहीं है। मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाले यही है। सरकार कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देता है? सो व्हेन इट कम्स टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी, 2025 के फाइनेंशियल ईयर में पिछले 17 सालों का हाईएस्ट प्रॉफिट यहां पर रिकॉर्ड किया गया है, राइट? और वहीं अगर देखा जाए उनकी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू GDP रेशियो देखी जाए, निफ्टी 500 कंपनीज के लिए 4.7% यहां पर स्टैंड करती है, अगेन 17 ईयर हाई, राइट? ओवरऑल प्रॉफिट में देखा जाए ईयर ऑन ईयर परसेंट 10% तक का ग्रोथ यहां पर आ रहा है। सो प्रॉफिट्स हैं, मतलब मुनाफा कमाया जा रहा है। और पिछले 5 सालों का देखें अगर 2020 लेकर 2025 तक, GDP इतना नहीं बढ़ी है भैया, 3 गुना इनके प्रॉफिट्स यहां पर बढ़ गए हैं। तो दैट मीन्स इनके पास वो सिग्निफिकेंट कैश कुशन है जिसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? सेकेंडली, अगेन किसी भी पर्टिकुलर देश के विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए वहां का फाइनेंशियल सेक्टर, वहां का बैंकिंग सेक्टर बहुत होना जरूरी है। एंड बैंकिंग सेक्टर में इंडिया कंटेक्स्ट में क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इंडिया का जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, इट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में भी देखा जाए, अगेन वी हैव बीन एबल टू एड्रेस द कंसर्न्स। हमने NPS का नंबर कम किया है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज के नंबर यहां पर हमने बढ़ाए हैं, सिग्निफिकेंट कैपिटल बेस यहां पर क्रिएट किया है। मूडीज कह रहा है कि भैया इंडिया का बैंकिंग सिस्टम काफी स्टेबल देखने को मिलता है। सो दैट मीन्स वी हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो कि हेल्प कर सकता है वेरियस स्टार्टअप्स, MSMEs को ग्रो करने में, एंड उस प्रकार से इंडिया के विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करने में। बिकॉज चाइना में भी तो यही हुआ ना, वहां के बैंक्स ने, स्टेट रन बैंक्स ने मेजर पुश प्रोवाइड किया।
अपनी कंपनीज के लिए, अपने एमएसएमईज के लिए, जिसके बेसिस पर वहां पर वो ग्रो कर पाए। और करंटली जिस प्रकार का उन्होंने सेटअप अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट कर रखा है, वैसा ही सेटअप अभी वो अगेन और उसे एक्सपैंड कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इट क्रिएट्स अ वेरी अर्जेंट नीड कि हमें भी उस तरीके से अपने बैंकिंग सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और इसको और पुश देने की आवश्यकता है। एंड थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजेस फैक्टर, जो कि बहुत बार रिपीट किया जाता है, बट आई थिंक इट नीड्स टू बी रिपीटेड टाइम एंड अगेन बिकॉज इट इज समथिंग जो कि हम शायद मिस आउट कर रहे हैं। सबको पता होने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं होता हुआ देखने को मिल रहा है जिसके बेस पर हम कहें कि नहीं भैया, हमने अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स को रीप करना शुरू किया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि आपके पास उस प्रकार का वर्किंग पॉपुलेशन का नंबर ज्यादा है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन आपके पास कम है। तो करंटली हमारे पास ये नंबर कब तक है? 2055 तक, राइट? ये 37 साल का पीरियड 2018 से शुरू हो चुका है। एंड चाइना ने अपने 94 से लेके ये जो उनका 2031 तक का पीरियड है, उसमें बेनिफिट्स को रीप किया। आप देखिए ना, उन्होंने अपनी ग्रोथ रेट को टारगेट किया 90 ऑनवर्ड्स। उनको पता है कि भैया हमारे पास ये यंग पोटेंशियल है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट डू इट, राइट? तो वही फोकस यहां पर रखा गया है कि इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस कोड कि भैया गेट रिच बिफोर इट गेट्स ओल्ड। इससे पहले ये पॉपुलेशन यहां पर बुजुर्ग हो जाए, एल्डर पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाए, एजिंग पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाए, उससे पहले इस पॉपुलेशन को सिग्निफिकेंट कैपिटल बिल्ड करना पड़ेगा। और तभी हो पाएगा जब उस प्रकार के पॉलिसी इनिशिएटिव्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क यहां पर इंप्लीमेंट किया जाए। बट ऑल इन ऑल, डिस्पाइट हैविंग दीज 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल का रोल प्ले कर सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ के लिए, विकसित भारत के लिए, फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वही यहां पर क्राइसिस में चल रही है। एक जो सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है वो हमारा मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट कितनी की जा रही है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो अगेन 2022-23 में भी 12% तक आ चुकी है, जो कि पहले 20% से भी ऊपर देखने को हमें मिली है। तो ये क्यों हुआ है फॉल? तो यहां पर कंपनीज कहती हैं कि भैया हम इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे, हमारे पास प्रॉफिट्स के बेसिस पर हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट में हमें डिमांड देखने को मिलती है। तो ये जो ग्रोथ रेट और कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है ना, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कैसे? अगर कंपनीज को लग रहा है कि भैया हाँ जी ग्रोथ रेट यहां पर 8-8.5% तक का है, तो हमने पहले हिस्टोरिकली भी देखा है कि उस प्रकार से कंपनीज द्वारा मेजर इन्वेस्टमेंट्स वहां पर की गई हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली ग्रोथ रेट भी वहां पर आएगा, राइट? तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो कंपनीज का मानना है कि भैया हमें प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, हमें चाहिए अगर मार्केट में डिमांड है तो हम यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। बट ये 6-6.5% की ग्रोथ रेट देखते हुए उनको यही लगता है कि मार्केट में शायद उतनी डिमांड नहीं रहेगी। जिस प्रकार से अगेन ग्लोबल इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटीज करंटली चल रही हैं, कहीं ना कहीं कंसर्न इनका वैलिड है। बट एक बहुत अच्छा फेवरेबल फैक्टर भी तो है इनके लिए कि एट द सेम टाइम गवर्नमेंट तो यहां पर मेजर इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, तो क्यों ना इसी में अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्लेंड किया जाए। जो एक कॉन्सेप्ट हम PPP का पढ़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसे क्यों नहीं यहां पर यूटिलाइज किया जा रहा क्रॉस वेरियस सेक्टर्स, ताकि कंपनीज भी यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट को यूज करें, अपने पैसे को यूटिलाइज करें, रिस्क कम कर सकते हैं सरकार की इन्वेस्टमेंट के साथ उसे क्लब करते हुए, एंड अच्छे कैपिटल एसेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जो कि अगेन हमारे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट? तो ये पॉसिबल है बट नहीं हो रहा है। कंपनीज उतना इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो लिमिटेड हो चुकी हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है, सैलरीज नए लोग नहीं हायर कर रहे यार, ले ऑफ चलता जा रहा है। डिस्पाइट हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फिर भी उस प्रकार का हमारे को एम्प्लॉयमेंट नंबर्स में घटौती देखने को मिल रही है, राइट? फर्दर अगर हम बात करें अपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में कि एक्सपोर्ट्स अगेन अभी हमने रिसेंटली 2025 के फाइनेंशियल ईयर में देखा मार्जिनल ग्रोथ यहां पर देखने को मिला है। और वहीं अगर गुड्स का ट्रेड डेफिसिट हम यहां पर देखें तो उसके लिए और एस्टिमेशन लगाई जा रही है कि और वाइडन हो जाएगा, मतलब हम उतना एक्सपोर्ट शायद ना कर पाए, राइट? और ये अगेन हिस्टोरिकली यहां पर ऑब्जर्व किया गया है कि जब जब हमारा एक्सपोर्ट यहां पर बढ़ा है तो तब तब हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में भी इंक्रीज देखने को मिला है, राइट? और वही चीज हम दोबारा से यहां पर कह रहे हैं कि इट इज वेरी क्रूशियल कि हम अपने एक्सपोर्ट सेगमेंट को डाइवर्सिफाई करें। बट हमारे देश में हम क्या देखते हैं? हमारे देश में एक बहुत बड़ा कंसर्न यहां पर रहता है कि हमारी जो इंडियन फर्म्स हैं वो प्राइमरीली अपना रेवेन्यू 85% ऑफ देयर रेवेन्यू कहां से अर्न करती हैं? वो अर्न करती हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट से। उनको डोमेस्टिक मार्केट में इतना कंजम्पशन मिल जाता है कि उनको कोई दिक्कत ही नहीं लगती कि भैया क्यों एक्सपोर्ट करें, क्यों एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, क्यों एक्सपोर्ट मार्केट के लिए अपनी मॉडर्नाइजेशन यहां पर की जाए। वो उस तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को। और इसके लिए हम यहां पर टर्म क्या रखते हैं? वी कॉल इट एज अ रिस्कलेस कैपिटलिज्म, कि डर ही नहीं है किसी, मतलब डर
किस चीज का नहीं है कि आप रिस्क यहां पर नहीं लेना चाहते, आप कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजीज फॉलो कर रहे हो, प्रॉफिट ड्रिवन एक्टिविटीज कर रहे हो, बट आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उस प्रकार का R&D इनोवेशन नहीं करना चाहते, ताकि आपके प्रोडक्ट्स भी ग्लोबली कंपेरेटिव वहां पर बनाए जा सकें। एंड सरकार हमेशा की तरह इनको प्रोटेक्ट करती रहती है इन कंपनीज को। उस प्रकार की ग्रोथ यहां पर हमें देखने को मिलती ही नहीं है कि एक्सपोर्ट सेगमेंट में इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, दुनिया के जो टॉप 50 वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं, एक भी आपको इंडियन ब्रांड वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू कि टॉप 20 जो आपके वेल्थिएस्ट मैन है, तो उसमें आपको जरूर इंडियंस मिल जाएंगे एक दो। आपको पता है कौन है? चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माय सिंपल पॉइंट इज, व्हेन वी हैव दैट काइंड ऑफ कैश पाइल विद अस, व्हेन वी हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विद अस, देन व्हाई नॉट इन्वेस्ट इट इन द इंडियन इकोनॉमी? बिकॉज सरकार भी यहां पर इन्वेस्ट कर रही है, तो एट द सेम टाइम अगर प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट करेंगी तो डेफिनेटली हमें उस प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, ये डोमेस्टिक मार्केट में ही अपना प्रोडक्ट बेच लो, उसी से हम खुश हो जाएंगे, बिकॉज इंडियन जीडीपी ग्रोथ फ्यूल रहती है प्राइवेट कंजम्पशन के थ्रू ही यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो ये अप्रोच चेंज करने की यहां पर बहुत आवश्यकता है, और उस केस में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हम यहां पर देते हैं अपने डिफरेंट सेक्टर्स को, चाहे उसमें एग्रीकल्चर को क्यों ना जोड़ा जाए। सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन अभी इंडिया और यूएस के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उस डील में सबसे बड़ा क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर, यूएस कह रहा है कि भैया आप लोगों ने बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यहां पर लगा रखे हैं, हाई टैरिफ्स लगा रखे हैं, आप उन्हें कम कीजिए। हमने कहा कि नहीं भैया, हमारे लिए सेंसिटिव सेक्टर है, हम नहीं कर सकते। अग्रीड, बिल्कुल नहीं कर सकते, मान लिया जाए, बट कब तक करेंगे हम ये? कब तक इसी तरीके से हम अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स लगाते रहेंगे? देयर इज अ नीड टू हैव अ ग्रेजुअल फेज्ड मैनर रिडक्शन ऑफ द टैरिफ्स। इंपोर्ट टैरिफ्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ताकि अगेन हमारा जो डोमेस्टिक कंपनी है वो भी उस प्रकार की कॉम्पिटिटिवनेस को यहां पर फेस कर सके और खुद को मॉडर्नाइज कर सके, एंड ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि अगेन ग्लोबल मार्केट्स में कंपेटिटिव हो। इट हैज टू स्टार्ट एट सम डे। हम इसको जितना डिले करेंगे, जितना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे ना, उतना हमारे लिए नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, राइट? और अगेन एक्सपोर्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है, हमने पहले कुछ सालों में यहां पर ऑब्जर्व किया है। अगर आप 2004 से 8 तक का देखोगे, एक्सपोर्ट में हमारी 19% तक की ग्रोथ थी, तो उसी समय पर हमारा सिग्निफिकेंट 7.9% का ग्रोथ रेट यहां पर देखने को मिलता है, राइट? उसके बाद उससे अगले साल में हमारा थोड़ा रिलेटिवली कम हो गया, यहां पर भी कम हो गया, राइट? सो ये चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि एक्सपोर्ट्स आपके डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ रेट को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो देन व्हाई नॉट डूइंग इट? मान लिया हमारा करंटली कंसर्न यूएस के साथ जो चल रहा है, जो कि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर भी था, उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अब सबसे जरूरी यही है कि हम अपने एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो को यहां पर डाइवर्सिफाई करें, सप्लाई चेन्स को यहां पर डाइवर्सिफाई करें, ताकि नई मार्केट्स को टैप किया जाए, अफ्रीकन मार्केट्स को टैप किया जाए, यूरोपियन मार्केट्स को टैप किया जाए, जो कि भी करंटली प्रोसेस में चल भी रहा है। बट एट द सेम टाइम जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, भी तो सरकार कर ही रही है आपके लिए, उस प्रकार के चैनल्स क्रिएट कर ही रही है, बट प्राइवेट सेक्टर के लिए जो सबसे सर्टन और जो एक बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, वो है खुद को कॉम्पिटिटिव बनाना। आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा खर्च कीजिए, R&D के ऊपर कीजिए। ये रिस्कलेस कैपिटलिज्म वाला जो फंडा है, ये अब नहीं चल पाएगा, बिकॉज उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप नेगेटिव इंपैक्ट ही क्रिएट करोगे इकोनॉमी के ऊपर। आप वो कुशन में वहां पर बैठे रहोगे और कुछ ही लोगों का यहां पर भला होगा, राइट? दिस इज समथिंग विच नीड्स इमीडिएट एड्रेसल। एंड वहीं हमारे पास उस प्रकार का डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट चैलेंज, उतनी जॉब्स हम क्रिएट कर नहीं रहे। और ये अगेन इंडिया वोंट बी एबल टू क्रिएट एनफ जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड अगर वो ग्रोथ हमारी 7% पर ही रही। हम नहीं कर पाएंगे भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सो इट नीड्स दैट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल। हमें उस प्रकार की ग्रोथ रेट यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि हमारी जॉब्स भी क्रिएट करे और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को एब्जॉर्ब कर सके। ये वो समय है, डू और डाई वाली सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो चुकी है। अब हम नहीं इससे खुश हो सकते फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के टैग से। कोई बात नहीं, टैग मिल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये समय है हमारा। ये इंडिया का ही टाइम पीरियड है जब वो एक मेजर ग्रोथ यहां पर विटनेस कर सकते हैं। तो उस केस में छोटे टारगेट्स में खुश हमें नहीं होना है, हमें लंबा टारगेट यहां पर सेट करना है और उसी तरीके के मेजर इंप्लीमेंटेशन यहां पर करनी पड़ेगी स्किल सेट को डेवलप करने में। हमारा कंसर्न ये है ना कि स्किल गैप बहुत ज्यादा है। हमारा वर्कफोर्स निकल रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, 40 से 50 लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द स्किल डेवलपमेंट, वो बहुत बड़ा स्किल गैप है। इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए, वो ग्रेजुएशन का लेवल कुछ और है, वो बहुत बड़ा गैप वहां पर देखने को मिल रहा है। उसे हम कब ब्रिज करेंगे? इट हैज टू स्टार्ट नाउ। तो वैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की यहां पर आवश्यकता है, तब ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। और कहीं ना कहीं जो एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का कॉन्सेप्ट था ना 1950 से लेकर 1980 तक, राइट? राजकृष्ण जी जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये रखा था कि 4
4.5 या 3.5% तक की जो ग्रोथ रेट है, हम इसी के आसपास रहे हैं मोस्टली, हमने इसके बियॉन्ड गए नहीं, हम अपने आप में कंफर्टेबल हो गए। तो अब ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है, अब एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है कि भाई कहीं ये 6-7% की ग्रोथ रेट हमारे लिए वो नई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ना बन जाए। सो तभी ये कहा जा रहा है कि इससे कंफर्टेबल नहीं होना है, हमें इसके बियॉन्ड जाना है। क्योंकि 1980 तक भी हमारा सरकार ही मोस्टली काम करी थी, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स उस समय पर भी थे, अभी भी देखने को मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट में लिमिटेड कंट्रीब्यूशन थी, अगेन हम भी उतना ग्रो नहीं कर पा रहे। सो दैट इज द पॉइंट। वो ठीक है 4% तक तो हम नहीं आएंगे, डेफिनेटली हम उस प्रकार का प्राइवेटली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, बट एट द सेम टाइम ये एक नया कंफर्ट जोन हमें क्रिएट नहीं करना, इसको तोड़ के यहां पर निकलने की बहुत बड़ी आवश्यकता, बिकॉज विकसित भारत की ये ट्रेजेक्ट्री है, और इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करने के लिए आपको डबल डिजिट्स की ग्रोथ रेट तो टैप करनी पड़ेगी, एटलीस्ट टारगेट तो करना पड़ेगा कि डबल डिजिट का ग्रोथ रेट यहां पर देखने को मिल सके। बिकॉज इफ यू एम फॉर द स्टार्स देन यू लैंड ऑन द मून। कुछ हम टारगेट सेट करेंगे 11% 12% का, तो शायद 8-9% तक का हम यहां पर रिकॉर्ड कर पाए। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पुश यहां पर चाहिए होगा, बिकॉज उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। एंड कहीं ना कहीं जो जिस तरीके के हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990s में देखे ना, जिस इंटेंसिटी से मेरा मतलब है कि दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, जहां पर हमने हर एक सेक्टर को यहां पर मेजर तरीके से चेंज कर दिया था। चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, एक्सपोर्ट सेक्टर हो, राइट, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में रिफॉर्म्स वहां पर आए थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया को शायद अब वैसी ही इंटेंसिटी के नए रिफॉर्म्स की यहां पर आवश्यकता है। हम कहते रहते हैं कि चलो इनोवेशन के लिए कुछ पैसा यहां पर खर्च कर लेंगे, ठीक है, आप ग्रेजुअली कुछ रिफॉर्म्स ला रहे हो, ठीक है, बट एक जो कोलैबोरेटिव एफर्ट रहता है ना, जहां पर सरकार, प्राइवेट सेक्टर, सिटीजन्स सभी एक साथ मिलकर यहां पर काम करते हैं, शायद वही एफर्ट अब दोबारा चाहिए होगा, और वो बिना इस प्रकार के नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बिना पॉसिबल नहीं है। और अगर इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करना है तो उस केस में डेफिनेटली ये रिफॉर्म्स यहां पर लाने पड़ेंगे, उस प्रकार की फेवरेबल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कॉर्पोरेट्स के लिए, ताकि वो उस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स यहां पर करें एंड मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर रिकॉर्ड की जा सके। बिकॉज ये जो समय है, जो एआई रेवोल्यूशन का समय है, काफी हद तक इसको लिंक किया जा रहा है .com एरा के साथ, जो लेट 1990s में एक मेजर इंटरनेट ग्रोथ वहां पर हुई थी। और इंडिया ने उसका बेनिफिट कब उठाया, आप खुद सोचो, इंडिया उसका बेनिफिट तभी उठा पाया बिकॉज उस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990s के स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट हुए थे। दैट्स वाई हम वो ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा वहां पर बन पाए, और उसके बेसिस पर हमारा सर्विसेज सेक्टर वहां पर ग्रो हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर करंटली अभी एआई रेवोल्यूशन इज एट आवर डोरस्टेप या ऑलरेडी अंदर आ चुका है और हमें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, सो हमें कहीं ना कहीं उसी इंटेंसिटी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की यहां पर जरूरत है, जो कि कोलैबोरेटिव एफर्ट क्रिएट कर सके एंड होलिस्टिक तरीके से इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म कर सके, राइट। तो उसके सजेशन की अगर हम बात करें, वो भी हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज अगेन इट नीड्स दैट काइंड ऑफ इनिशिएशन। बिकॉज एआई के केस में हम अच्छा काम कर रहे हैं, बट उसको और स्केल करना पड़ेगा और यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहां देखा जाए एआई रिसर्च में इंडिया का रैंक 14th है विद ओनली 1.4% शेयर ऑफ द पेपर्स। इट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। ऑल्दो सरकार ने भी रिसेंटली R&D इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपीज का एक पूरा कॉर्पस अमाउंट क्रिएट कर रखा है, ताकि डिफरेंट स्टार्टअप्स को वो इन्वेस्ट किया जा सके, उसमें इन्फ्यूज किया जा सके एंड फर्दर R&D और इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सके। बट इसके बियॉन्ड और भी पॉलिसी एफर्ट्स की यहां पर जरूरत पड़ेगी, राइट। तो क्या यहां पर सोल्यूशंस हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस इंडियाज जीडीपी, अगर हम उसको एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो जितने भी सिविल सर्विसेज वाले जो हमारे भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सवाल बिल्कुल ईजी होना चाहिए। नेशनल इनकम में इसको पढ़ते हैं, तो जो भी आपका आंसर है चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो। एंड फर्दर जिस प्रकार का एक सेटअप हम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करें कि इकोनॉमी सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत टेक्निकल लगता है, दिक्कत आती है, राइट, तो वही उसको रिजॉल्व करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल हमने यहाँ पर बिल्ड किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, हैव एनी डाउट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फर्दर भैया इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो उसी उपलक्ष्य में स्टडी IQ अपने सभी कोर्सेज पर 47% का डिस्काउंट आपको ऑफर करता है। एंड कहीं ना कहीं जो हमारे द्वारा ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है उसके लिए एक एंड टू एंड कवरेज की जा सके। एवरीथिंग यू नीड विल बी प्रोवाइडेड। आपके नोट्स, बुक्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सेशंस, मेंटरशिप, वीकली टेस्ट, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, यू नेम इट वी हैव इट। एंड बहुत डेडिकेटेडली इस कोर्स को तैयार किया गया ताकि अच्छे तरीके से यहां पर एक एस्पिरेंट की सहायता की जा सके। 2025 के प्रीलिम्स में हमने ऑब्जर्व किया 65 to 70 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली हमारे इन्हीं कोर्सेज के कंटेंट और क्लासेस से आए हैं। एंड दैट टू सॉल्वेबल। मैं नहीं कह रहा कि भैया एक स्टेटमेंट सॉल्व हो रही है, नहीं, पूरा सवाल सॉल्व हो रहा है, उस तरीके से हमने यहाँ पर कोर्स डिजाइन किए हैं, राइट।
सो इफ यू डेफिनेटली वांट टू प्रिपेयर विद अस, यू कैन ज्वाइन, एंड करेंटली अच्छा मौका भी है, ARG लाइव का आप कूपन कोड भी यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स, एंड अगेन इफ यू हैव एनी कंसर्न्स यू कैन अप्रोच मी, राइट। तो वही है भैया, एक क्रिटिकल चॉइस है, या तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म यहाँ पर लाया जाए, जो 1990s की इंटेंसिटी वाले रिफॉर्म्स थे वैसे यहाँ पर लाए जाए, राइट, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अगर वो लाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पर होते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही है ना, आपको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। जो भी कंसर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट के, जॉब क्रिएशन के, वो सारे कंसर्न्स एड्रेस करने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और आप अगर 8% की ग्रोथ है, उससे ज़्यादा परसेंट की ग्रोथ रेट टारगेट कर पाते हो, तब जाके भी हम विकसित भारत को अटेन कर पाएंगे। बट अगर यही स्टेटस को मेंटेन किया जाता है, 6-7% का प्लेट्यू यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि इसमें ही हम खुश रहते हैं, तो भैया वो जो डेवलपमेंट के एस्पिरेशंस हैं वो अनफुलफिल्ड रहेंगे, वो विकसित भारत एक फेरी टेल बन के रह जाएगा, एक कहानी बन के रह जाएगा, जिसे हम शायद पूरा ना कर पाए। तो व्हाट नीड्स टू बी डन? तो हालांकि मैंने बहुत सिंपल पॉइंट्स यहां पर रखे हैं, बट दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड। किस तरीके से आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिवाइवल करना पड़ेगा, कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डरती है अपनी पॉलिसी अनसर्टेनिटी से, उनको डर लगता है कि भैया सरकार कोई नई पॉलिसी ना लेके आए, तो उस केस में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कि जी नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स और आपकी जो भी पॉलिसीज हैं दे आर कंसिस्टेंट विद टाइम, वो इवॉल्विंग नेचर की बनानी पड़ेगी कि विद टाइम वो इवॉल्व होते रहे। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेके बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि भैया ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनीज कम से कम पार्टिसिपेट करती हैं उन चीज़ों में, तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, राइट। वैसा डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक रेजोल्यूशन वहां पर क्रिएट किया जाए कि जी हाँ, ये सिस्टम है जिसके माध्यम से कंपनीज के डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व कर सकें। एंड सबसे जरूरी जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, इट्स नीड टू बी रिफॉर्म्ड, बिकॉज सबसे बड़ा डर यही है ना प्राइवेट इन्वेस्टर को कि भैया अगर मेरा पैसा लग भी गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो मैं तो वहीं क्या वहीं फंस जाऊंगा, मैं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहूंगा, इसी वजह से तो नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट ना। दैट इज व्हाई मैं ये कह रहा हूं कि अब हमें वैसे छोटे छोटे रिफॉर्म्स से बात नहीं बनेगी, बहुत मेजर तरीके के 1990s के इंटेंसिटी के लेवल के हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहां पर लाने पड़ेंगे, जिससे हम पूरा कंप्लीट सिस्टम यहां पर चेंज कर दें, राइट। आई नो बातें थोड़ी काल्पनिक लग रही होंगी, बट जरूरत बहुत ज्यादा है। 1990 से पहले भी शायद यही लगता होगा कि भैया क्यों ही यहां पर इंपोर्ट टैरिफ्स उठाने, क्यों ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बनना है, बट बनना पड़ा ना, उस समय पर भी ऐसा स्टेप लेना पड़ा। यूपीआई के केस में लगता था क्यों हम डिजिटल कैश यूज करेंगे, क्यों यहां पर डिजिटल मनी को यूज करेंगे, कैश से बात बन तो रहा है, यूपीआई बना ना, सब कुछ चेंज हुआ। तो स्टेप लेना पड़ेगा, पहला स्टेप जब लिया जाएगा तब जाके चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे, राइट। उसके अलावा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए डेफिनेटली दैट इज द गवर्नमेंट डूइंग, कि जहां पर ट्रेड फैसिलिटेशन को इंक्रीज किया जाए, बाकी देशों की जो मार्केट्स हैं वहां पर अच्छे एग्रीमेंट साइन किए जाए, अफ्रीकन मार्केट को टैप किया जाए, ईयू का जो नेगोशिएशन चल रहा है उसको जल्दी से वाइंड अप किया जाए, और जो डिपेंडेंस है हमारी अगेन यूएस के ऊपर, उसको जितना कम से कम रहे उतना कम से कम रखा जाए। वो रेजिलिएंट बनाना उसी को कहते हैं कि आप किसी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट ही यही है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि आपको कहीं से इंपोर्ट नहीं करना, किसी को एक्सपोर्ट नहीं करना। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि आप किसी के ऊपर भी भरोसे के लिए नहीं बैठे हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, आपके पास बाकी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप खुद अपना कुछ ना कुछ काम यहां पर निकाल लोगे। दैट इज आत्मनिर्भर भारत। तो उसको अचीव करने के लिए आपको वैसे पॉलिसी स्टेप्स यहां पर लेने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कि भैया नए रोड्स बनाते रहो, नए रेलवे ट्रैक बिछा दो। इट हैज टू बी फिजिबल इन नेचर, इट हैज टू बी रेजिलिएंट इन नेचर। हमें वैसे रोड्स, वैसे रेलवे ट्रैक्स नहीं चाहिए जिनमें हमेशा कोई ना कोई कंसर्न रहे। रोड्स में पॉट होल्स देख लो, रेलवे ट्रैक्स में आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स देख लो। इट हैज टू बी मॉडर्नाइज्ड इनफ कि भैया वो एसेट अगर बनाया जा रहा है लंबे समय तक वहां पर बनाया जाए, राइट। उसके अलावा इनोवेशन इकोसिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, हालांकि उसके ऊपर फोकस रखा गया है, आपका फंड वहां पर बना दिया गया है, उसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, बट 1 लाख करोड़ से भी बात नहीं बनेगी, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड सबसे क्रूशियल लेबर मार्केट मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज देश बनता ही भैया लोगों से है, लोगों के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो जो हम हर बार कह रहे हैं ना कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया उससे सब कुछ चेंज जाएगा, भाई नहीं हो पाएगा, बहुत देर हो जाएगी तब तक। तो अभी करंटली कुछ शॉर्ट पीरियड स्पैन में हमें उस प्रकार के इनिशिएटिव्स लाने पड़ेंगे ताकि जो भी हमारा ग्रेजुएट भाई बंधु निकल रहा है उसके पास एक सफिशिएंट स्किल अवेलेबल रहे जिसकी मार्केट में डिमांड भी है। वो ग्रेजुएशन करने के बाद एक नई स्किल एक्वायर करने की कोशिश करे तो भैया वो तो बहुत ही डिसहार्टनिंग, क्योंकि उसके बाद उसको नौकरी भी बहुत कम मिलेगी। तो इट नीड्स टू बी डन, ये मॉडर्नाइजेशन की होनी बहुत आवश्यकता है, स्किल्स अलाइनमेंट होनी बहुत आवश्यकता है। तो उसमें हम बार बार कहते हैं ना करिकुलम चेंज करें, अरे भैया कब करेंगे, इट नीड्स टू बी डन नाउ। एआई के केस में तुम वैसे ही कह रहे हैं कि भैया 3 साल तक का समय है आपके पास, अडेप्ट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आप इस रेस में पीछे हो जाओगे। और एक बार अगर हमने उस रेस को छोड़ दिया ना,
हमें .com बबल का तो चलो फायदा मिल गया, बिकॉज उससे पहले हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू हमने ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बन गए थे, राइट। बट अगर ये रिफॉर्म्स हमें चाहिए, उस प्रकार की ग्रोथ चाहिए, तो उस केस में हमें अपनी इस वर्क फोर्स को, इस लेबर मार्केट को मॉडर्नाइज करने की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन जरूर क्रिएट करें। एंड आपका जो भी ओपिनियन है चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।